दोस्तों बात है अप्रैल 2016 की। नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट जब प्लूटो के पास से गुजर रहा था तब उसने कुइपर बेल्ट में एक अजीब ऑब्जेक्ट देखा। जब वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट को गौर से देखा तो इसकी चमक काफी सस्पिशियस थी। ये बार बार अपनी ब्राइटनेस बदल रहा था। कुछ टैबिज स्टार की तरह ये कभी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता था तो कभी कम। कुइपर बेल्ट के ज्यादातर ऑब्जेक्ट बर्फ और पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो ये ऑब्जेक्ट तो किसी और ही अनजान चीज का बना हुआ है। यह अपनी एक्सिस पर इतना तेज घूमता है कि अगर ये बर्फ और पत्थर का ही बना हुआ होता तो अभी तक तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते। जब नासा ने अपना न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट उस ऑब्जेक्ट की ओर ले जाने की कोशिश की तो अचानक से इसके सिग्नल्स रुक गए। ऐसा लगा मानो किसी ने वहां पर जैमर लगा दिया हो। थोड़े समय बाद जब यह स्पेसक्राफ्ट उस ऑब्जेक्ट से दूर जाने लगा तो इसके सिग्नल्स फिर से आने लगे। तो क्या ये कोई एलियन का स्पेसक्राफ्ट था? अगर आप गौर से सोचो तो अगर कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन बिना हमारी नज़रों में आए हम पर नज़र रखना चाहती है तो कुइपर बेल्ट उनके छिपने के लिए बेस्ट जगह होगी। आज के इस वीडियो में हम इसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको कुइपर बेल्ट के कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कुइपर बेल्ट में मिले मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, न्यू होराइजन के द्वारा देखे गए उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को 15810 एरॉन नाम दिया गया है। ये कुइपर बेल्ट में स्थित एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है और इसका डायामीटर करीब 133 किलोमीटर का है। 12 मई 1994 को एस्ट्रोनॉमर्स माइकल इरविन और एना जिटकॉम ने इसे डिस्कवर किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक हम इसके बारे में कुछ खास नहीं जान पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये बिशॉप रिंग जैसा कोई मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है। ये अपनी रोटेशन के कारण आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट कर रहा होगा और इसके बीच में कोई एडवांस्ड एलियन स्पीसीज रह रही होगी। अब सिर्फ 133 किलोमीटर डायमीटर वाला ऑब्जेक्ट इतनी ग्रेविटी को क्रिएट नहीं कर सकता कि हम इंसान जैसे जीव वहां पर रह पाए, लेकिन हो सकता है कि वो एलियंस कोई और फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों। एक तरफ जहां मेन स्ट्रीम के साइंटिस्ट इसे बस एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह पेश करते हैं तो दूसरी ओर हम इसके एलियन स्पेसक्राफ्ट या मेगा स्ट्रक्चर होने की बात को भी नकार नहीं सकते। साल 2017 में जब ओमुआमुआ इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आ गया था तो कई लोगों ने इसे एलियन का स्पेसक्राफ्ट कहा था। क्या पता एरोन असल में एलियंस का स्पेसक्राफ्ट हो जो हम इंसानों पर नजर रख रहे हो। वैसे अगर एरोन एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है तो कहीं ये उससे निकला कोई एलियन तो नहीं? वेल दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट का नाम है एरोकॉट और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका शेप, जो कि किसी स्नोमैन की तरह लगता है। एरोकॉट का टोटल डायमीटर 36 किलोमीटर का है और वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इस शेप का ऑब्जेक्ट बना तो बना कैसे। साल 2019 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इसे काफी करीब से ऑब्जर्व किया था और 660 करोड़ किलोमीटर की दूरी के साथ यह आज तक सोलर सिस्टम में किसी स्पेसक्राफ्ट द्वारा विजिट किया गया सबसे फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है। एरोकॉट को सोलर सिस्टम के सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स में गिना जाता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम सोलर नेबुला से बना था। सोलर नेबुला गैस और डस्ट का एक क्लाउड था। जब इसके बाहर से कोई चीज आकर इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करती है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होता है और ग्रेविटी के कारण गैस और डस्ट एक जगह पर जमा होने लगती है। हमारा सूरज, प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स इस दौरान बन गए थे। एस्ट्रॉइड बेल्ट और कुइपर बेल्ट के ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स इस गैस और डस्ट क्लाउड के रेमिनेंट्स यानी कि बचे कुचे मटेरियल से बने हैं। अब वैज्ञानिकों के अनुसार तो एरोकॉट एक कॉन्टैक्ट बाइनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के जुड़ने के कारण बना है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये थियरी सही भी है, पर यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराने के बाद भी बच जाए और इतनी सफाई से आपस में जुड़ जाए, क्या आपको दाल में कुछ काला नहीं लगता? वेल, इसके बारे में वैज्ञानिक एक ही एक्सप्लेनेशन देते हैं और उनका कहना यह है कि आज से करीब 200 करोड़ साल पहले तक हमारे सोलर सिस्टम में कोलिजन्स आज की तरह जानलेवा नहीं हुआ करती थी। उनकी स्पीड काफ़ी स्लो हुआ करती थी और ग्रेविटी का असर भी काफ़ी कम देखने को मिलता था। उस समय कुइपर बेल्ट के दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आ गए और एक दूसरे की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में घूमने लगे। एक लंबे समय तक वो बिल्कुल प्यार से एक दूसरे से कोलाइड हो गए, जिससे कि उन्हें बहुत कम नुकसान पहुंचा। वैसे आप इस थियरी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। रुको जरा,
सबर करो। अरे रुको, जा कहाँ रहे हो? वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है कुआओर। कुआवार ये क्या है? इसकी असल मिस्ट्री जानने के पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका नाम यही क्यों रखा गया है। 4 जून 2002 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स चैड ट्रूजिलो और माइकल ब्राउन ने इसे पालोमार ऑब्जर्वेटरी में रहते हुए खोजा था। दस्तूर के अनुसार अब इसका नामकरण किया जाना था। एस्ट्रोनॉमर्स चाहते थे कि बदलते जमाने के साथ उनकी इस डिस्कवरी का नाम भी कुछ फंकी सा और मॉडर्न सा रखा जाए, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर तो यही रिवाज है कि हर कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट का नाम किसी न किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के नाम पर रखा जाता है, तो फिर इस ओकेशन पर हम अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को कैसे तोड़ सकते हैं। फिर क्या था, एस्ट्रोनॉमर्स इस ऑब्जेक्ट के लिए एक नए नाम की तलाश में जुट गए। अब क्योंकि इसे कैलिफोर्निया के पालोमार माउंटेन रेंजेस में बनी पालोमार ऑब्जर्वेटरी से खोजा गया था, तो उन्होंने इस जगह को कुछ सम्मान देने का मन बनाया। इंटरनेट पर थोड़ा सा रिसर्च करने पर उन्हें टोंगवा लोगों के बारे में पता चला। ये उस एरिया में रहने वाले पहले इनहेबिटेंट्स थे। टोंगवा लोग क्वाओर नाम के भगवान को अपना क्रिएटर मानते थे। क्वाओर को जब थोड़ा मॉडर्न टेस्ट दिया गया तो ये क्वाओर बन गया। अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल सेम है, बस स्पेलिंग में डिफरेंस है, और इस तरह इस नए नवेले ऑब्जेक्ट का नाम क्वाओर रखा गया। क्वाओर का डायामीटर 1121 किलोमीटर का है और ये प्लूटो से करीब आधी साइज का है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले इसकी साइज आज के कंपैरिजन में डबल हुआ करती थी, पर पास्ट में इसकी टक्कर प्लूटो से हुई थी और इसी कारण से ये 2 हिस्सों में टूट गया था। इसके बारे में एक और मिस्ट्री ये है कि आज से करोड़ों साल पहले इसका टेम्परेचर -217 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, जो आज के कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर माना जाता है। लेकिन आज के समय में ये क्वाओर का टेम्परेचर बढ़कर -160 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। पर इसका रीजन क्या है ये तो कोई नहीं जानता। क्वाओर को एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है और सालों से चल रही रिसर्च से सामने आया है कि इसकी सरफेस पर आइस वाटर भी मौजूद है। अब हो सकता है कि एक समय यहाँ पर धरती की तरह समुद्र भी हुआ करता था। क्वाओर की चमकदार सरफेस इस ओर इशारा करती है कि यहाँ पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी हो सकती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि धरती पर मौजूद वॉल्केनोज के ऑपोजिट यहाँ पर क्रायो वॉल्केनोज हो सकते हैं। एक तरफ जहाँ धरती के वॉल्केनोज से लावा और राख निकलती है, तो वहीं क्रायो वॉल्केनोज से वाटर, आइस, मीथेन और अमोनिया निकलते हैं। आपको बता दूं कि फिलहाल तक क्वाओर को डीपली स्टडी करने के लिए हमारी स्पेस एजेंसीज ने किसी मिशन के बारे में तो नहीं सोचा है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। अब आखिर में बात करते हैं धरती से करीब 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर कुइपर बेल्ट में स्थित माके की। इसका डायामीटर करीब 1480 किलोमीटर का है और ये प्लूटो के बाद कुइपर बेल्ट का सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। माके को 31 मार्च 2005 में खोजा गया था और इसका नाम ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले रापा नुई लोगों के क्रिएटर गॉड माके के नाम पर रखा गया है। माके की मिस्ट्री है इसकी ब्राइटनेस। अब मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये हमसे 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, फिर भी ये प्लूटो के बाद कुइपर बेल्ट में सबसे ज़्यादा चमकता है। लेकिन ऐसा क्यों? इस मिस्ट्री को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है इसका मून, जिसे हम MK2 के नाम से भी जानते हैं। एक तरफ जहां माके अपनी ब्राइटनेस के लिए जाना जाता है, तो MK2 बिल्कुल डार्क है और इसको देख पाना बेहद ही मुश्किल है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि माके की ब्राइटनेस का कारण इसके अराउंड एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो इसके अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिला। दूसरी ओर इसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक डाउन चला जाता है, जो कुइपर बेल्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स में देखने को नहीं मिलता है। कोई नहीं जानता कि इस प्लैनेटरी सिस्टम में ये गोरे और काले वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कौन क्रिएट कर रहा है और माके की इस मिस्ट्री के पीछे का राज क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम आज इसकी ओर एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं और वो जुपिटर के अराउंड घूमकर इसका ग्रेविटेशनल असिस्ट लेने में कामयाब होता है, तो यहाँ तक पहुँचने में करीब 16 सालों का समय लगेगा।
फिलहाल तो हमने माके को विजिट करने के लिए किसी स्पेसक्राफ्ट का प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर हमें यहाँ तक लीस्ट टाइम इंटरवल में पहुँचना है तो इसके लिए 21 अगस्त 2024 तक हमें अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो साल 2036 तक हमें इंतज़ार करते बैठना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमें समय रहते माके की स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट इसकी ओर भेजनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।